नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्लास 12 के इतिहास में हमने जो हमारे स्रोत चल रहे थे, धार्मिक स्रोत की चर्चा की थी। अब इसके बाद में हमारे जो है धार्मिक के बाद हमने इसमें जो साहित्य पढ़ा था, उसमें ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर ली थी और बौद्ध साहित्य की चर्चा कर ली थी। इसी के साथ साथ जैन साहित्य की चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंदर जो है, इसमें क्या है कि धर्मेतर साहित्य में वो ग्रंथ आते हैं, ठीक है। धर्मेतर साहित्य में उन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है जो धर्म के अतिरिक्त है, ठीक है। धर्म के अतिरिक्त साहित्य लिखा गया है और हमें इतिहास के बारे में जानकारी दे, ठीक है। किसके अतिरिक्त हो? धर्म के अतिरिक्त हो। और किसके बारे में जानकारी दे? इतिहास के बारे में। तो आप एक ही लाइन नोट करोगे इसके अंदर भी, धर्मेतर साहित्य वो होता है जो कि धर्म के अतिरिक्त है, ठीक है। रामायण महाभारत से अलग है, लेकिन वो किसके बारे में जानकारी देते हैं? इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथा कोश, काव्य, ये सारे के सारे जो है किस में सम्मिलित होते हैं? धर्मेतर साहित्य में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। किस में सम्मिलित किए जाते हैं? धर्मेतर साहित्य में सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखोगे परिभाषा के रूप में, एक ही लाइन लिखनी है। और वो लाइन क्या लिखोगे कि ऐसे साहित्य जो कि धर्म के अतिरिक्त है और इतिहास के बारे में क्या दें? जानकारी दे। और वो क्या कहलाते हैं? आपके धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है कौन सा? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या है कि जो कलहण की राजतरंगिणी है, ये कलहण की राजतरंगिणी जो है एक तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ है और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें क्या देती है? जानकारी देती है। और इसकी रचना कब की गई थी? तो 1150 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। दो ही लाइनें लिखोगे, ऐतिहासिक ग्रंथ हेडिंग डालोगे, ऊपर लिखोगे कलहण की राजतरंगिणी, ठीक है। नीचे लिखोगे रचना 1150 ईस्वी। और इसके बाद में आप नोट करोगे कि प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक, प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास या कश्मीर के इतिहास की जानकारी ये देती है, ठीक है। अन्य जो प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक है उसमें आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही नाम है ये। विष्णुगुप्त आए, चाणक्य आए या कौटिल्य आए, एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसके द्वारा जो है रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र है। कौन सा है? अर्थशास्त्र रचित ग्रंथ है ये। अब की बार जो है अर्थशास्त्र के बारे में जो अब की बार पूछा गया था, किसके अंदर? आपके बोर्ड एग्जाम सन 2020 के अंदर जो इतिहास का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। भी जो अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः किन की जानकारी देता है, तो इसमें ये 4-5 लाइनें ही आपको लिखनी थी, ठीक है। 4-5 लाइनें ही लिखनी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन संख्या 11 था, ठीक है। यही लिखना था उसके अंदर। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक तो राज प्रबंध के बारे में जानकारी देता है, अर्थव्यवस्था की जानकारी बहुत कम है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, इसीलिए अर्थव्यवस्था की जानकारी बहुत कम है, ठीक है। समाज के बारे में जानकारी देता है, समाज के उनके धर्म से संबंधित जानकारी भी देता है, ठीक है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्ति, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जो है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी इसके अंदर क्या किया है? सम्मिलित किया है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो है बस इतना सा ही लिखना था और 2 नंबर पक्के थे। तो इसीलिए प्रश्न यहीं से ही बनते हैं। आपसे सीधा पूछ लिए कलहण की राजतरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्या बताओगे? यहाँ से प्रश्न बन रहा है, छोटा प्रश्न बनाओगे और उसका आंसर नीचे लिखोगे इसी तरह से, ठीक है ना। तो और बाकी जो है इस अध्याय में से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कितने प्रश्न जो है आपके बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के बनने वाले हैं वो बताएंगे, और कितने ही प्रश्न जो आपके इससे बड़े मतलब 4 नंबर के जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 6 नंबर का कोई भी प्रश्न इस अध्याय में से नहीं पूछा जाता है, तो इतना आप ध्यान रखना। ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधित ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जिनमें शासकों की विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में बाण भट्ट का हरिश्चरित्र, मतलब जो किसी विशेष शासक के चरित्र के बारे में जानकारी दे, ठीक है।
वो चारित्रिक ग्रंथ हो जाएगा एक तरह से। जैसे कौन सा है, बाण भट्ट का हर्षचरित्र। अब सीधा सा 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके, हर्षचरित्र के रचयिता कौन है, तो क्या बताओगे, बाण भट्ट बताओगे। ठीक है। वागपति का गौडवहो, विलहण का विक्रमादेव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल चरित्र। ठीक है, ये किसी विशेष शासक के बारे में लिखा गया और उसके चरित्र के बारे में या उसकी विजयों के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। भी एक तरह से क्या है कि अपने राजा के बारे में इनमें क्या है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। ठीक है। तो अब इसके बाद में नयन चंद्र जो है, नयन चंद्र सूरी का कौन सा है, हमीर महाकाव्य है। ठीक है, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। और इसके बाद में जो है पद्म गुप्त का जो है नव सहसांक चरित्र, ध्यान रखना, नव सहसांक चरित्र, बल्लाल का भोज चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज विजय। ये सारे के सारे क्या हैं कि एक तरह से चरित्र के बारे में जानकारी देते हैं। आपसे सीधा प्रश्न छोटा बना सकते हैं 2 नंबर का कि कोई दो ग्रंथों के नाम लिखिए जो किसी विशेष शासक के चरित्र के बारे में, ठीक है, या चरित्र संबंधी जो है जानकारी दे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब इसके बाद में जो है विशुद्ध ग्रंथ, और विशुद्ध ग्रंथ जो है इसमें देखो क्या क्या है। विशुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक आते हैं, व्याकरण ग्रंथ आते हैं, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कोश की रचना की गई है जिसमें उस समय के शासकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में क्या दे, जानकारी दे। जैसे मुख्य ग्रंथ पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्र का जो है मृच्छकटिकम। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आपको ये ग्रंथ रटने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, इन ग्रंथों को रटना ही पड़ेगा। ठीक है, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, वह कामदंत का नीतिसार। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है सारे सारे महत्वपूर्ण है। आप क्या करोगे, एक साइड में क्या लिखोगे, ग्रंथ। ठीक है, यहाँ ग्रंथों के नाम और यहाँ आगे लिख लेना इनके रचयिता। इस तरह से इनको लिखोगे, सारे के सारे जितने भी ग्रंथ है, यहाँ ग्रंथ और यहाँ रचयिता। इस तरह से आप इनको क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है। अब है कथा साहित्य एवं को साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक है, और गुणाढ़ की वृहत कथा, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर। ठीक है, अमर सिंह का अमरकोश आदि क्या है, प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें तत्कालीन समाज की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ जो है हमें इनके इतिहास के बारे में क्या देते हैं, एक तरह से जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर जो है इस तरह से आप इनको सारणीबद्ध करके ही नोट करना है आपको। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, जो है ग्रंथ, और यहाँ क्या लिखोगे आप, रचयिता। अब इन ये ग्रंथ कौन कौन से हैं और इन ग्रंथों के क्या हैं, रचयिता कौन कौन है। ठीक है, इनके बारे में आप इस तरह से नोट करोगे। अब इसके बाद में जो साहित्य आता है वो कौन सा है, क्षेत्रीय साहित्य। तीसरा कौन सा, क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में अगर बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ छोटा प्रश्न बन सकता है, तमिल साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इस साहित्य के प्रेरणता अगस्त्य ऋषि थे। या प्रश्न क्या बनेगा कि तमिल साहित्य या संगम साहित्य के प्रेरणता किनको माना जाता है। ठीक है, तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्ण देवराय विजयम विजय नगर राज्य के शासक कृष्ण देवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि उनकी प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी यहाँ क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवरदई का पृथ्वीराज रासो जो कि एक तरह से अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, पद्मनाभ का जो है कानड़दे प्रबंध जो जालोर के इतिहास के बारे में या कानड़दे के बारे में जानकारी देता है। बिट्टू सुजा का राव जेत शिरोछंद, ठीक है, ये बीकानेर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सूर्यमल मिश्रण का जो है वंश भास्कर, ठीक है, कौन सा वंश, नैणसी का जो है नैणसी रिख्यात, ठीक है, नैणसी रिख्यात जोधपुर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। बांकीदास रिख्यात ये भी राठौड़ों के बारे में क्या देता है, हमें जानकारी देता है। तो ये सारे के सारे क्या है कि एक तरह से आप क्षेत्रीय ग्रंथ कह सकते हो जो कि
वहाँ के उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, लोगों की सामाजिक धार्मिक उन जीवन के बारे में और वहाँ पर शासन करने वाले शासकों के बारे में हमें क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह से आपके जो है विदेशी विवरण में प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने वह अध्ययन हेतु लोग विदेशों से आते थे। ठीक है, इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया, लेकिन इस विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, अब विदेशी साहित्य के अंदर जो है विदेशी विवरण में सबसे पहले किसका नाम आता है, यूनानी लेखकों में देखो नाम किस किस का आता है, टेसियस है, हेरोडोटस है, निरियाक्स है, एरिस्टोब्यूल्स है, आर्नेक्रिट्स है, स्ट्रेबो है, एरियन है एवं स्काईलैक्स। ये जो सारे क्या है प्रमुख माने जाते हैं और ये जो है किस साहित्य से संबंधित है, तो यूनानी साहित्य से संबंधित है और किस क्षेत्र के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में क्या देते हैं हमें जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था, मेगस्थनीज द्वारा लिखित क्या है, इंडिका। ये एक तरह से हमें मूल रूप में उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी उदाहरण हमें अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। यूनानी विवरणों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में ये क्या देते हैं हमें जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य में टोलमी का क्या है, भूगोल है। प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूल्स की हिस्ट्री ऑफ द वार, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रैबो का भूगोल आदि विशेष जो उल्लेखनीय ग्रंथ है। ऐसे ही आप लिखोगे भी, ऊपर नाम क्या लिखोगे आप, यूनानी साहित्य। ठीक है, यूनानी साहित्य लिखने के बाद आप यहाँ क्या लिखोगे, ग्रंथ, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, उनके रचयिता। तो इस तरह से आपके प्रश्न किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रीन सी, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रीन सी पुस्तक में बंदरगांव व व्यापार का क्या मिलता है, विस्तृत विवरण मिलता है। तो ये ग्रंथों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब है चीनी विवरण। चीनी यात्रियों में फायान है, ठीक है, सुंगयुन है, हवेनसांग है, इत्सिंग है। इनके वृत्तांत से जो है हमें क्या, इनके साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। फायान जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, ये भी इसके बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, हवेनसांग को यात्रियों को क्या कहा जाता है, राजकुमार। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या प्राप्त की थी, शिक्षा। और हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 से 644 में क्या आया था, वह भारत आया था। और उसने अपनी पुस्तक सी युकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, कब, 672 से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था। इसने जो है नालंदा है, विक्रमशील विश्वविद्यालय के साथ साथ भारतीय संस्कृति व समाज की भी क्या देता है, ये जानकारी देता है। ये इसके ग्रंथ से इनकी जानकारी मिलती है। इसी तरह से जो है तिब्बती वृत्तांत, ठीक है, तिब्बती वृत्तांत में तारानंद द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को क्या माना गया, उपयोगी माना गया। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में क्या दी है, जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडाल ऑफ गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है मिडाल ऑफ गोल्ड, ठीक है, मिडाल ऑफ गोल्ड में भारत का क्या दिया है, विवरण दिया और लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था और सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिल्सितान उल तवारिख में पाल प्रतिहार शासकों बारे में जो है हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में अल बिरूनी तारीख हिंद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जिसने संस्कृत भाषा सीखी वह मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज व इतिहास के बारे में क्या दी है, जानकारी दी है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतिहास के स्रोतों के रूप में वंशावलियाँ। भारतीय इतिहास में वंश लेखक परंपरा का स्थान जो है वो क्या रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखक परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने वाली प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करते हैं।
कौन समझ जानी सीधी बात। मेन बात आई है कि घरे पावड़ियो जानो के पावड़ियो आवे नहीं, ठीक है, वो थार दादार पड़दादार सारंग वारंग बता दिवे, तो बाई चीज है, ठीक है, कि बिंगन सारी जानकारी हुए अपने दादाजी के बारे में है, अपने परदादाजी के बारे में, पापा जी के बारे में, उनके वंशावली के बारे में, जितने भी वंशक्रम उनके पास है वो सारे सारे वो बता देता है। वो एक तरह से क्या कहलाती है, वंशावलियाँ कहलाती है, ठीक है। उनके स्थिति के बारे में भी पहला थे खटरेन तार अब खटरेन लाग रहे हो, ऐसी स्थिति के बारे में हमें क्या देते हैं, वो जानकारी देते हैं, ठीक है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, ठीक है। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से जो है बड़वा, जागा, रावजी एवं भई बाट बोलो जिकन, ठीक है, तीर्थ पुरोहित, पंडे, बारोट आदि जो है प्रमुख माने जाते हैं। ये वंशावलियों का प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, और पक्का ये है 2021 में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2021 में, उसमें ये वंशावलियों का प्रश्न पक्का ही पूछेंगे, ठीक है, पेपर में ही छप गया, टेंशन मत लेना। तो ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से वंशावलियाँ जो है निम्न बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण जो है रखती है। अब इसके अंदर जो है मुख्य रूप से किन किन के नाम आएंगे, इसकी चर्चा, इन वंशावलियों की चर्चा आगे करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वंशावलियों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत बताई दिए थे, ये इतना ही रह गया है, एक पेज ये यहाँ तक ही कंप्लीट रह गया है, और बाकी इसके बाद हम जो है आगे चर्चा करेंगे अपने किसके बारे में, वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के बारे में और भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार प्रसार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।